नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे आपके बीच में दोबारा उपस्थित हूँ। मैं एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इर्रेगुलर पीरियड्स की, स्पेशली 20 साल से लेकर के 50-60 साल की महिलाओं में। और हम जानने की कोशिश करेंगे इर्रेगुलर पीरियड किसको कहते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कब आपको एक डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होती है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि आखिर रेगुलर पीरियड्स किसे कहते हैं। कोई भी पीरियड अगर किसी भी लड़की को जिसकी उम्र 18 से ऊपर है और 40 साल तक है, 45 साल तक है, अगर उसका पीरियड किसी 21 दिन से ऊपर या आता है लेकर के 35 दिन तक, या उसका जो फ्लो होता है वो 1 दिन से 7 दिन के बीच में रहता है, तो उसको नॉर्मल कहते हैं। कोई भी पीरियड जो 21 दिन से पहले आ जाए या 35 दिन के ऊपर आए, या आपका जो पीरियड का फ्लो है वो फ्लो 7 दिन के ऊपर जाता है, तो उस पीरियड को हम एबनॉर्मल पीरियड कहते हैं। वो भी पीरियड जो आपको 3 महीने लगातार मिस हो जाता है और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, उसको भी एबनॉर्मल पीरियड कहते हैं। अगर पीरियड आने के 2-3 दिन पहले से लेकर के पीरियड के होल ड्यूरेशन में, या पहले 2 दिन 3 दिन 1 दिन आपको सिवियर पेन होता है जिसकी वजह से आपका काम धंधा सब रुक जाता है, तो वो भी एक एबनॉर्मल पीरियड है। या अगर आपको मेनोपॉज हो गया, उसके बाद अचानक कई साल बाद आपको ब्लीडिंग आने लगी, वो भी एबनॉर्मल होता है। या हस्बैंड वाइफ के जब भी सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन होते हैं, अगर उसमें आपको ब्लीडिंग आती है, वो भी एबनॉर्मल होता है, हालांकि एग्जैक्टली इरेगुलर पीरियड नहीं हुआ। तो आज हम वही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं में फोकस कर रहे हैं कि क्या कारण है जिनकी वजह से उनका पीरियड इरेगुलर हो जाता है और कब आपको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत बार लड़की शादी करके घर जाती है, ससुराल जाती है और उसको 1-2 महीना अचानक से पीरियड नहीं आता है। घर वाले खुश हो जाते हैं, वो समझते हैं कि गुड न्यूज़ आने वाली है, लेकिन जब 2 महीने तक उसको प्रेगनेंसी के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, वो डॉक्टर के पास पहुंचती है तो पता चलता है वो प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर के नाते जब मैं उससे पूछती हूँ कि क्या आपको ऐसा पीरियड पहले भी ओवरड्यू होके आता था, तो कहती है नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो आपको समझना है कि यहाँ पे स्ट्रेस कारण है इस ओवरड्यू पीरियड का। एक लड़की जो 20 साल 25 साल तक अपने घर में अपने मॉम डैड के साथ रह रही थी, अचानक उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। वो एक नए घर में, एक नए एटमॉस्फेयर, एक नए कल्चर में प्रवेश कर रही है और वो स्ट्रेस उसकी बॉडी ठीक से नहीं ले पाती है, तो कभी कभी स्ट्रेस की वजह से पीरियड नहीं आता है। इसी तरह एथलीट्स हैं, बहुत खेलते कूदते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स ओवरड्यू होने लग जाते हैं, तो वो भी एक तरह का स्ट्रेस है। उसके बारे में आज हम लोग अभी बात नहीं करने जा रहे हैं। और सेकंड कॉमनेस्ट रीज़न होता है कि आप प्रेग्नेंट हुए, वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाया, आपका यूट्रस उसने बेबी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, गर्भ रुकने की शुरुआत हुई लेकिन मिसकैरेज हो गया और आपको पता भी नहीं चल पाया डेट के पहले। या ऐसे में पीरियड कभी कभी जिस डेट को आता है सेम डेट पे भी अगर आया है तो स्लाइट स्पॉटिंग रहती है, फ्लो कम रहता है, सेकेंड डे से ज़्यादा होता है, पेन के साथ आता है, क्लॉट्स भी आप पास करते हैं। तो सेकेंड कॉमनेस्ट डायग्नोसिस इरेगुलर पीरियड की प्रेगनेंसी होती है, जो कि अधिकतर मिसकैरेड प्रेगनेंसी होती है जो किसी काम की नहीं है, या बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होती है। कभी कभी एक और थोड़ी सी डेंजरस सिचुएशन होती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि गर्भ रुकने की शुरुआत अंडा ओवरी से निकलता है और ये अंडा ट्यूब में जाता है और इधर से स्पर्म भी ट्यूब में जाता है। गर्भ रुकने की शुरुआत फेलोपियन ट्यूब में होती है और यहाँ पे गर्भ 2-4 दिन बढ़ता है, फिर यहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं, उनके माध्यम से खिसकता हुआ बच्चेदानी में आ करके फिर 9 महीने यहाँ रहता है। किसी किसी की में किसी कारणवश ये जो बाल हैं ट्यूब के अंदर, सीलिया, ये फंक्शन नहीं करते हैं, इनकी मोटिलिटी या गति कम हो जाती है या बंद हो जाती है, तो ये गर्भ ट्यूब में ही रह जाता है। जो कभी भी गर्भ बच्चेदानी के अलावा कहीं और होता है बॉडी में, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कॉमनेस्ट साइड
दोनों फैलोपियन ट्यूब्स हैं। तो जब कभी भी प्रेगनेंसी यहाँ रहती है, आपको पीरियड डेट पे आता है, लेकिन वो बंद नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज। वो नेचर का तरीका है बताने का कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ गलत है। और बाद में जब हम चेकअप करते हैं, अगर समय से वो जांच हो जाती है तो वो प्रेगनेंसी रप्चर नहीं हुई होती है और हम उसको जान जाते हैं, तो दवा द्वारा, सर्जरी द्वारा, किसी भी तरह उसको हम ठीक कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी अचानक फिर उसी में महिला को बहुत तेज पेट में दर्द होता है, ऐसा लगता है सिंकिंग फीलिंग, बेहोशी जैसी फीलिंग आती है, और वो डॉक्टर के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसका रीज़न था। तो ये एक कारण हो गया प्रेगनेंसी रिलेटेड। या मिसकैरेज हो गया तो भी ब्लीडिंग आपको इरेगुलर, कोई ना कोई टुकड़ा अंदर रह जाता है। उसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंस एक इम्पॉर्टेंट कारण है इरेगुलर पीरियड्स का। उसमें थायराइड, जो ट्रांस गैंजेस प्लेन में लोग रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, वहाँ की मिट्टी में आयोडीन की कमी है, तो उनकी बॉडी थायराइड हार्मोन ठीक से नहीं बना पाती है, उनको हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की बीमारी होती है। वो एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है, आयोडीन की कमी से होती है। इसलिए हमारे देश में टाटा का फोर्टिफाइड आयोडीन नमक खाया जाता है। तो ये जब कभी भी, तो हम क्या कहते हैं, हमारा थायराइड बढ़ गया हो। एक्चुअली थायराइड नहीं बढ़ा है, थायराइड को बनाने वाला सिग्नल TSH की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है और वो एक्ट करता है गोनेडोट्रोपिन्स की तरह, और हमारे पीरियड इरेगुलर होते हैं। मैं बहुत बार अपने पेशेंट्स को समझाती रहती हूँ कि ये जो थायराइड हार्मोन है, ये एक स्कूल के प्रिंसिपल जैसा है। इसका फोकस और इसका कंट्रोल हमारी बॉडी के हर फंक्शन पे होता है। तो वो हाई अगर बढ़ जाए या घट जाए, दोनों में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आती है। तो वो एक कारण हो गया। दूसरा, अगर आप बच्चे को फीड कराते हैं, उस फीडिंग में आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बढ़ा रहता है। वो हार्मोन भी पीरियड्स मिस करता है, क्योंकि नेचर ने औरत को बच्चा पालने के लिए एक स्पेशल फंक्शन और टाइम दिया है, और जब तक वो बच्चा अपने पैरों पे पूरी तरह खड़ा नहीं हो जाता है, इंडिपेंडेंटली खाना पीना नहीं करने लगता है, नेचर आपको इनफर्टाइल, सब फर्टाइल रखती है प्रोलैक्टिन हार्मोन के थ्रू। कभी कभी किसी किसी महिला में बिना प्रेगनेंसी, बिना डिलीवरी, बिना लैक्टेशन, दूध पिलाए बगैर भी वो हार्मोन बढ़ा रहता है, और उसमें भी आपको पीरियड मिस होने लग जाते हैं, तो आप समझ नहीं पाते हैं। तीसरा कंडीशन जो मेरा फेवरेट है, जिसके बारे में मैं रोज़ बात करती हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये सारे टॉपिक्स हम अलग अलग लेंगे, कभी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ हैं जिनकी वजह से आपका पीरियड समय से पहले आ सकता है, महीने में 2 बार आ सकता है, कभी कभी 3-3 महीने नहीं आ सकता है। उसके बाद चौथा कारण होता है जब कभी भी आपके यूट्रस की इस दीवार में कहीं पे कोई गांठ हो, जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं, जिसको आप कभी कभी रसौली भी कह देते हैं, या ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये बहुत मोटी हो जाए, या इतनी मोटी हो जाए कि यहाँ भी एक गांठ की तरह बन जाए। तो यूट्रस में आपको याद रखना चाहिए, ईश्वर ने इस कैविटी को सिर्फ और सिर्फ गर्भ रखने के लिए बनाया है। अगर बच्चे के अलावा इस कैविटी में कुछ भी और होता है तो यूट्रस और बॉडी उसको रिजेक्ट करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है बार बार, और जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होती है। आपको जब मेंसेस आते हैं तो यहाँ की झिल्ली का 2/3 हिस्सा गिर जाता है, 1/3 बचा रहता है, फिर उससे नई झिल्ली अगले महीने में बनती है। और इसको बनने के लिए इस को पूरी तरह से बंद होना होता है, बच्चेदानी की ये दोनों दीवार को आपस में चिपक जाना होता है ब्लीडिंग बंद करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में कोई गांठ रहेगी, कुछ भी रहेगा, तो वो बंद नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी आपको एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस, 2 टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ। बच्चेदानी की इस झिल्ली का नाम एंडोमेट्रियम है। इस एंडोमेट्रियम की खासियत ये है कि अगर यहाँ प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो ये हर महीना झड़ के मासिक बन के गिरती है। लेकिन कभी कभी ये झिल्ली इस ट्यूब में हो सकती है, बच्चेदानी की दीवार में हो सकती है, ओवरी में हो सकती है। जब ये बच्चेदानी की दीवार में होती है तो इस दीवार को मोटा कर देती है ब्लड का कलेक्शन, तो जब जब यहाँ से ब्लीडिंग का सिग्नल मिलता है, इन सब जगहों पे वो ब्लीडिंग करता है। तो जब कभी भी ये एंडोमेट्रियम यूट्रस के बाहर रहती है, उस बीमारी को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, और जब वो इस बच्चेदानी की दीवार में रहती है तो उसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं।
अब जैसा मैंने बताया कि यूट्रस अपने अंदर कोई और चीज़ रख नहीं सकता है, तो वो यूट्रस उसको कॉन्ट्रैक्ट करके निकालने की कोशिश करता है, जिससे आपको इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है। तो एक ये कारण होता है। कभी कभी आपकी बच्चेदानी के मुंह पे सर्विक्स पे इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है, या आपको कोई भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं। और बहुत कॉमन रीज़न है बर्थ कंट्रोल पिल्स। फॉरेन कंट्रीज़ में या हमारे मेट्रोज़ में लड़कियां अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं महिलाएं, तो वो किसी तरह का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रहती हैं। अगर वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो वो उसका फंक्शन यही होता है कि वो अंडे को बढ़ने और फूटने से रोकता है, जिसकी वजह से ये झिल्ली भी नहीं तैयार होती है, ये पतली होती जाती है। तो अगर बहुत लॉन्ग टर्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आपने यूज़ कर लिया तो ये झिल्ली बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, फिर इसमें ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होने लगता है। इसी तरह से आप पिल्स आज खा रहे हैं, कल छोड़ दे रहे हैं, फिर खा ले रहे हैं, तो भी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती रहती है, और वो एक बहुत कॉमन कारण है इर्रेगुलर पीरियड्स का। उसके अलावा कभी कभी आपका पीरियड समय से पहले जाने वाला होता है। जो मेनोपॉज आपको 47 से 50 साल की उम्र में होना चाहिए, किसी को 35, 40, 25, 30 में शुरू होने वाला होता है, तो उसके पहले आपके पीरियड्स इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं, देर देर में आने लगते हैं या सिर्फ दवाई से आते हैं। और कुछ तरह के, जैसे ये गांठ मैंने बताया कि सर्विक्स के मुंह पे अगर इन्फेक्शन हो तो हस्बैंड के साथ कांटेक्ट करने में आपको ब्लीडिंग होती है। ये आगे चल करके एक सर्वाइकल कैंसर होती है बीमारी, वो भी हो सकती है जिसमें इस तरह की ब्लीडिंग होती है। और सेम चीज़ आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, जो उसमें या तो इस एरिया में, मेनोपॉज का मतलब होता है कि महिला के शरीर में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन एकदम खत्म हो गया, तो यहाँ ड्राइनेस हो जाती है। औरत का पूरा औरतपन इन दो हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, तो उसकी कमी से यहाँ ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस की वजह से ब्लीडिंग आती है, इसके अंदर कलेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो या महिला को सर्विक्स की या यूट्रस के बॉडी का कैंसर हो, तभी भी इस तरह से ब्लड आता है, जो कि बहुत रेयर है, लेकिन एक कॉज में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। उसके पहले आपको कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास, आपको पता होना चाहिए कि आप किस पीरियड को रेगुलर कहेंगे, किसको इरेगुलर कहेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। जो भी पीरियड 20 दिन से पहले आ जाता है उसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, और हम उसको पॉलीमेनोरिया कहते हैं, मतलब महीने में 2 बार आना, एक से ज़्यादा बार आना, पॉलीमेनोरिया। मेनोरिया वर्ड यूज़ किया जाता है मेंसेस के लिए। अगर 3 महीने या उससे ऊपर नहीं आता है उसको एमेनोरिया कहते हैं, ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। अगर आपका पीरियड 1 साल 6 महीने बंद हो गया या कभी आया ही नहीं तो उसको एमेनोरिया कहते हैं। एमेनोरिया एब्सेंस ऑफ पीरियड, ए फॉर एब्सेंस, मेनोरिया मतलब पीरियड। ओलिगोमेनोरिया चढ़ चढ़ के पीरियड का आना। अगर पेनफुल पीरियड आता है तो उसको हम डिसमेनोरिया कहते हैं। अगर आपके पीरियड में ब्लड ज़्यादा जाता है, आपको हर 2 घंटे पे अपना टैम्पून, पैड, कपड़ा जो भी आप लेते हैं उसको चेंज करना पड़ता है, तो उसको मेनोरेजिया कहते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन आपको बार बार हो रही है, रिपीटेडली हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम आपसे हिस्ट्री लेते हैं, आपसे बात करके उसकी डायग्नोसिस एक टेंटेटिव बना लेते हैं। उसको कंफर्म करने के लिए हमको कुछ चीज़ें, अगर आप मैरिड हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो सबसे पहला टेस्ट हम एक प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं यूरिनरी किट से, जो आप लोग प्रेगा न्यूज़ वगैरह मंगा के करते हैं। अगर आपको मिसकैरेज हुआ है विद इन 1 वीक या आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अगर वो नेगेटिव आता है तो भी प्रेगनेंसी रूल आउट नहीं हुई, लेकिन इस 7 दिन के अंदर आपको मिसकैरेज नहीं हुआ। नेक्स्ट टेस्ट होता है एक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इसलिए कह रही हूँ कि अल्ट्रासाउंड एक साथ बहुत सारी चीज़ें बता देता है। उसमें भी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ट्रांसवेजाइनल स्कैन भी होना चाहिए, पेट के ऊपर के अलावा वेजाइना के थ्रू। उसको समझाने के लिए मैं वही कहती हूँ कि इस कमरे में मैं बैठी हूँ, मुझे देखने के लिए अगर आप छत में छेद करके मुझे देखते हैं तो मैं ठीक से नहीं दिखाई पड़ूंगी, अगर आप दरवाजे से आते हैं तो मेरा चेहरा आपको साफ दिखाई पड़ेगा। इसी तरह ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में आपको सारी चीज़ें, यूट्रस की लाइनिंग, यूट्रस की दीवार में कोई गांठ, ये ट्यूब्स,
याद रखिए, नॉर्मल ट्यूब्स कभी भी अल्ट्रासाउंड में विजिबल नहीं होती हैं। जब इनमें कभी भी ब्लड भरता है, पस भरता है, किसी तरह का पानी भरता है, इन्फेक्शन होता है, तभी ये अल्ट्रासाउंड पे विजिबल होती हैं। ये ओवरीज में कोई सिस्ट, कोई ट्यूमर, जब यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस होता है तो ब्लड पहले लाल रंग का होता है, फिर जमता है तो वो चॉकलेट कलर का हो जाता है, तो इसको हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, वो दिखाई पड़ सकता है। ये लाइनिंग का डिफ्रेंसिएशन, यूट्रस की वॉल 3 लेयर में बनी है। सबसे बाहर सेरोजल लेयर होती है, ये मस्कुलर लेयर होती है, अंदर इसकी झिल्ली या एंडोमेट्रियम होती है। तो इन सब का जहाँ से जंक्शन होता है, जहाँ से मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम, एकदम अच्छे से शार्प लाइन की तरह दिखना चाहिए। अगर ये इर्रेगुलर दिखता है तो हमें डाउट होता है कि इस महिला को कोई ख़राब बीमारी होने के चांसेस हैं, या इसको एडेनोमायोसिस है, या यूट्राइन कैंसर, जैसी उसकी एज होती है, बाकी हिस्ट्री होती है। हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ देख लेते हैं, तो इसलिए ये जांच मैं प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात कर रही हूँ, मैं और कोई भी आपकी फिटनेस टेस्ट की इस वक्त बात नहीं कर रही हूँ। अगर इसमें मुझे सब कुछ नॉर्मल मिलता है, या मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव मिलता है और इस अल्ट्रासाउंड में मुझे कहीं बच्चा या मिसकैरेज का कोई साइन नहीं मिलता है, तो भी मैंने अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट नहीं किया है, जिसको रूल आउट करने के लिए मैं बीटा एचसीजी ब्लड में प्रेगनेंसी टेस्ट करती हूँ प्रेगनेंसी हार्मोन के द्वारा, और उसके साथ मैं थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका चेक करना चाहती हूँ, देखने के लिए कि आपको हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है। अगर आपको पीरियड ओवरड्यू होके आ रहा है तो मैं प्रोलैक्टिन टेस्ट करती हूँ, जिससे पता चलता है आपको हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया तो नहीं है, जिससे भी एमसी ओवरड्यू होकर के आता है। सपोज आपकी इसमें मुझे कुछ बीमारी पता तो चली, यहाँ गांठ है, वो गांठ कहाँ तक जा रही है, कैसे बढ़ रही है, क्या हो रही है। यकीन मानिए एक अच्छा ट्रांसवेजाइनल स्कैन ऑलमोस्ट हर चीज़ें रूल आउट कर देता है, लेकिन कभी कभी बीमारी की एक्सटेंट, जैसे एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें मैंने बोला कि बच्चेदानी की झिल्ली शरीर में, पेट में, सब जगह ट्यूब पे हो सकती है, ओवरी पे हो सकती है, बच्चेदानी की दीवार पे हो सकती है, आपकी आंतों पे हो सकती है, आपके वेजाइना में हो सकती है, आपके लंग में, आपके ब्रेन तक में हो सकती है। उसको डायग्नोस करने के लिए, या कुछ तरह के सिस्ट और ट्यूमर्स हैं जो क्लियर आपको डायग्नोसिस नहीं बन पाती है, ऐसा बहुत रेयर होता है। उन केसेस में 5% से भी कम केसेस में हमको एमआरआई की या सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम वो जांचें कराते हैं। इन जांचों के आधार पे आपकी एज क्या है, आपकी प्रेगनेंसी मतलब फैमिली लाइफ कंप्लीट हो गई है कि नहीं, आपको और बच्चा तो नहीं चाहिए, और आप क्या डिज़ायर क्या है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि ब्लीडिंग शुरू होते ही आपको डॉक्टर बच्चेदानी निकालने की सलाह देता है या आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आपकी एज अभी 30-35 से नीचे है, भले ही आप फैमिली कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन अगर आपको फाइब्रॉयड है तो डॉक्टर आपको सिर्फ उस फाइब्रॉयड को निकालने की सलाह देगा, जिसको हम मायोमेक्टमी कहते हैं, जो लैप्रोस्कोपी दूरबीन विधि द्वारा और पेट खोल के दोनों तरह से हो सकती है। अगर आपको एडेनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है और पेनफुल पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम आपको पहले टैबलेट्स पे रख सकते हैं, और उसके बाद अगर उससे आराम नहीं हुआ, आपका पेन अनबेरेबल है, तो हम आपको सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। वो सर्जरी की एक्सटेंट क्या होगी, ये आपके एज पे, आपके डिज़ायर फॉर फर्टिलिटी पे और आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगी कि अंदर जाके हमको रेडिकल सर्जरी करना है या सिर्फ बीमारी की सर्जरी करके बाहर आ जाना है। अगर आपकी यूट्राइन कैविटी में एक छोटा सा पॉलिप है तो उसको सिंपल डीएनसी या सफाई द्वारा या हिस्ट्रोस्कोपी, जो नीचे से दूरबीन डालते हैं, उसके द्वारा उसको हम निकाल सकते हैं। अगर आपके बच्चेदानी के मुंह पे कोई तरह का घाव है तो हम उसका एक पैप स्मेयर, जो कि आजकल लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करते हैं, उनकी कोशिकाओं को हम स्क्रैप करके इस तरह से उसको टेस्ट करके देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन है, जो भी घाव है, इसमें ट्यूमर या कैंसर बनने की
संभावना तो नहीं है। वहीं पे एक वायरस होता है, आजकल हम लोग कोरोना के टाइम में वायरस की बातें बार बार कर रहे हैं, तो ये जो वायरस है HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इस वायरस की टेस्टिंग भी लगे हाथ उन कोशिकाओं में कर लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट या उसके स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जाता है, वो अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट प्लान करता है। लेकिन अगर इनमें से कोई बीमारी है तो अकॉर्डिंगली आपकी एज के हिसाब से, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि गांठ को निकालना ज़रूरी है क्या मैडम, हम खाली दवा से नहीं ठीक हो सकते हैं? तो आपको दो चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। अगर आपको प्रेगनेंसी करनी है फ्यूचर में, या आपकी गांठ बहुत बड़ी है, बहुत सारी है, तो इस पे दवाएं ठीक से काम नहीं करेंगी। प्रेगनेंसी के लिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि इन दवा, जब तक ये दवा खाइएगा तब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते। अगर होंगे तो मिसकैरेज करना पड़ेगा। और उसके बाद इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट कितने दिन रहेगा, कितने दिन इनका इफ़ेक्ट जो इसने क्रिएट किया है जिसकी वजह से ये गांठ गल रही थी, वो इफ़ेक्ट कितने दिन रहेगा, ये सब बहुत लंबा टाइम होता है। और बच्चे पे इन दवाओं का या अंडे पे क्या असर पड़ा ये हमको ठीक से पता नहीं है। दवाएं रिलेटिवली नई हैं, तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं करते। हम कहते हैं आपको क्लीन कट जाके गांठ निकलवा लेना चाहिए। और अगर आपकी एज 40 के ऊपर है, आपकी फैमिली कंप्लीट है, आप अभी हिस्टेरेक्टमी, जब पूरे यूट्रस को निकालते हैं तो उसको हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, सिर्फ गांठ को निकालते हैं तो उसको मायोमेक्टमी कहते हैं। आप अभी हिस्टेरेक्टमी के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप आइडियल कैंडिडेट हैं जिनको इन गांठों को गलाने की दवा आपकी लैंग्वेज में जो होती है वो दी जा सकती है। याद रखिए ये दवाएं बहुत महंगी होती हैं। इनका 3 महीने से 6 महीने का कोर्स होता है, जिस बीच आपके लिवर फंक्शन और आपके किडनी को देखते रहना पड़ता है। और ये अधिकतर गांठों को छोटा करती हैं, इसको परमानेंट ठीक नहीं करती हैं, एकदम ख़त्म नहीं करती हैं। और जो गांठ छोटी होती है जो इन दवाओं से ख़त्म हो जाती है, अधिकतर उन गांठों को निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी गांठ जो बच्चेदानी की दीवार में, यहाँ इस दीवार के आसपास नहीं है, किसी भी तरह बच्चा रुकने की जगह या मेंसेस आने की जगह को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, उस गांठ को हमको सिर्फ फॉलो अप करना होता है। पहले दवा से आपका एक बार अगर पीरियड इरेगुलर है हम ठीक करते हैं, फिर इसको हम फॉलो अप में देखते हैं। अगर ये गांठ अचानक नहीं बढ़ रही है, ब्लड फ्लो अचानक तेज नहीं हो रहा है, आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ठीक हो गई है, तो आपको इमीडिएट सर्जरी के लिए जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह एडेनोमायोसिस है, एडेनोमायोसिस के लिए दवाएं हैं, इंजेक्शन है जो इस बीमारी को थोड़ा सा सप्रेस करता है। अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो हम वो इंजेक्शंस देते हैं, आपको लगवाते हैं, क्योंकि इसकी पूरी दीवार में वो एंडोमेट्रियम फैला हुआ है। तो जब भी हम उस बीमारी को निकालेंगे तो हम यूट्रस को काट के निकालेंगे, जो कि आपको कि यूट्रस को वीक करेगा फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए। तो वो तभी करते हैं जब ये अपने साइज से 7 गुना 8 गुना ज़्यादा ना बढ़ गया हो। रही बात यहाँ पे एंडोमेट्रियोमा की और सिस्ट की, तो उनको अगर वो बहुत पेनफुल हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं या बहुत बड़े हो गए हैं तो उनको निकालना बेटर होता है बजाय उनको छोड़ने के। इसी तरह जो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं बॉडी में, उनको हम दवाओं से करेक्ट करते हैं। आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, अगर वो रप्चर नहीं हुई है, उसका साइज छोटा है, बीटा एससीजी का लेवल 3000 से नीचे है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन हमने टेस्ट किया था, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं एक्टोपिक का। लेकिन अगर ये एक्टोपिक रप्चर हो गया है या इसके बीटा एससीजी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसका सर्जिकल रिमूवल या करेक्शन करते हैं, जो दूरबीन विधि द्वारा और पेट खोल के पेशेंट की सीरियसनेस, डॉक्टर के पास अवेलेबिलिटी और एक्सपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों को देख करके हम ट्रीट करते हैं। जो पेनफुल पीरियड होता है वो अधिकतर एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस से होता है। जो पेन टिपिकल आपको पीरियड आने के 3-4 दिन पहले से ब्रेस्ट टेंडरनेस शुरू होती है, हैवीनेस लगता है, आपको लैट्रिन जाने में दिक्कत होती है, बाथरूम जाने में दिक्कत होती है, फिर वो पेन बनने लगता है और जैसे जैसे पीरियड आता है आपको पेन होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और उस वक्त आप पेन किलर खा सकते हैं। और अगर ऐसा आपको रिपीटेडली फील हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, उसको बताना चाहिए। आपको दादी नानियों की इस बात में यकीन नहीं करना चाहिए
कि पेनफुल पीरियड नॉर्मल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि पेनफुल पीरियड नॉर्मल है। और दूसरा मिथ ये है कि दवा नहीं खानी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको पेन अनबेरेबल है आप दवाएं खा सकते हैं। अगर आपको ब्लड लॉस ज़्यादा है उसको कम करने के लिए भी दवा खा सकते हैं। तो ये सारे कारण थे, ये उपचार थे। अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर है, आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग आई और उसका कारण हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तभी भी कई बार डॉक्टर आपको हिस्टेरेक्टमी या यूट्रस निकालने की सलाह दे देता है। और कारण मिल जाता है तो कारण के हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। अगर आपकी उम्र 40 से 50 के बीच है, दवाओं से आपका गांठ और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी नहीं जा रही है, आप वीक हो रहे हैं, आपके अंदर खून की कमी हो रही है, तभी भी आपके लिए बेटर ऑप्शन यूट्रस को निकलवाना होता है बजाय उसको प्रिजर्व करने के लिए। क्योंकि इन महिलाओं को टेंडेंसी होती है ज़्यादा से ज़्यादा बार बार ये गांठ बनाने की। हम एक निकालते हैं 2-3 और बन जाती है। और इसके साथ साथ ये सब लाइफस्टाइल की वजह से बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमको अपने खाने पीने में जितना हरी साग सब्जियां, फल और कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत रोल है, आपको अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। कैल्शियम रिच फूड जैसे दूध, दही, पनीर हो गया, अंजीर हो गया। और विटामिन डी आपको सूरज की रोशनी से फ्री में मिलता है। उसके अलावा आप अंडे और अंकुरित अनाजों में भी आपको ये चीज़ें मिलती हैं। इसके साथ योगा, मेडिटेशन, वॉक अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको आगे के लिए ये ठीक रहता है। तो मैं यहाँ पे रिकैप करूँगी। इरेगुलर पीरियड का मतलब होता है कोई भी पीरियड 21 दिन से पहले या 35 दिन के ऊपर आए, लगातार 3 महीने ना आए, 7 दिन से ऊपर तक फ्लो रहे, या आपको बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाए, सेक्सुअली कांटेक्ट के ड्यूरिंग ब्लीडिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा पेन हो आपको पीरियड्स में और आपको पीरियड आया ही ना हो। ये सारे एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपकी डायग्नोसिस बनाने के लिए आपकी हिस्ट्री लेता है, आपके कुछ ब्लड टेस्ट करता है, आपका अल्ट्रासाउंड करता है, आपकी एज, आपका फैमिली कैसा है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और आपका डिज़ायर फॉर प्रोटेक्टिंग योर यूट्रस के अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है। और वो ट्रीटमेंट आपको उस हिसाब से करना होता है और जिससे कि आप ठीक हो सकते हैं। उम्मीद है कि इरेगुलर पीरियड के बारे में जो बातें आप जानना चाहते थे वो मैं आपको इस वीडियो में बता पाई हूँ, आपके कुछ मिथ्स और फैक्ट्स को क्लियर कर पाई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक करते रहिएगा, जैसे इस तरह के और सारे टॉपिक्स जो मैं लेती रहती हूँ वो आपको सुनने को मिले। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के संबंध में, प्लीज़ उसको भूलना, यहाँ पे लिखना ना भूलें और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू सो मच।